हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने YouTube चैनल बीसल पुर अड्डा पे आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप आज मैप देख रहे हैं, मैं आज ज्योग्राफी पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। अभी तक मैं पॉलिटी पढ़ा रहा था और ये ज्योग्राफी वनडे एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे चाहे फिर वो IAS का वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे एग्ज़ाम मतलब जो एक दिन में परीक्षा होती है, चाहे फिर PCS की हो, CAPF की हो या फिर UPSI, इन सब के लिए एक भारत की मैपिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अच्छा, भारत के मैप को याद करने के फ़ायदे क्या क्या होंगे, कैसे हम उसे याद रखें तो उससे हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाएगा और उस स्ट्रक्चर का प्रयोग हम अन्य चीज़ों को याद करने में कर पाएंगे। अब जैसे मान लो आपसे कोई न्यूज़ देता है कि सिक्किम में ऐसा हो गया और आपने सिक्किम को नक्शे पे कभी देखा ही नहीं है। अगर आपने सिक्किम को नक्शे पे नहीं देखा है तो आपके दिमाग में मैप बन के नहीं आएगा, फिर आपको वो चीज़ रटनी पड़ेगी। ऐसे ही मान लो केरल में कुछ हो गया, केरल की प्रॉब्लम है कोई, तो वो आपको रटना पड़ेगा। तो सबसे पहले पढ़ना क्या चाहिए, पढ़ाई स्टार्ट करते समय मैंने ऐसा महसूस किया है कि हमको ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। हमें पूरा भारत का मैप, एक एक पॉइंट, सब चीज़ आनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सा पर्वत है, कहाँ पर कौन सी नदी बहती है, और फिर उसके बाद फिर हम नदी घाटी परियोजनाएं और वो सब चीज़ें पढ़नी चाहिए। ज्योग्राफी कंप्लीट करने के बाद फिर हिस्ट्री के बाद फिर पॉलिटी, इन तीन सब्जेक्टों को बाद में मिला के सोचना चाहिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। उससे पूरे वनडे एग्जाम और मेंस एग्जाम के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। तो आज हम समझेंगे भारत के मैप को और इसका इंपॉर्टेंस कहाँ कहाँ है, मैं बीच बीच में बताता जाऊँगा। और ये इतना जो कुछ लिखा हुआ है इसे देख के डरिए मत, अभी वीडियो ख़त्म होते होते एक एक पॉइंट आपको याद होगा और इससे कम से कम 50-60 क्वेश्चन बनेंगे आपके। तो ठीक है, मैं शुरू करता हूँ भारत का। देखिए, पहले हम ये छोटा वाला मैप निपटा लेते हैं। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे भारत का भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कि भारत के जो कौन से किसका अक्षांश के बीच में है। तो देखिए, इसका उत्तरी अक्षांश 4 डिग्री, उत्तरी अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक ये उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है। मतलब भारत का उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक ये अक्षांश होते हैं। जब हम ऐसे करके मैप पे ऊपर चलते हैं तब अक्षांश होते हैं, और ऐसे करके चलते हैं तो देशांतर। अब देशांतरीय विस्तार किसका है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक ये पूर्वी देशांतर, इसको देशांतर बोलते हैं। मैप पे जो खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं ग्लोब पर, उनको देशांतर बोलते हैं, और जो तिरछी तिरछी रेखाएं होती हैं ऐसी, उनको अक्षांश बोलते हैं। तो ये भारत का विस्तार हो गया। एक क्वेश्चन यहाँ से और आता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। ये डायग्राम ऐसे ही याद रखेंगे, 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा उसको। और पूरब से या पश्चिम से पूरब दूरी कितनी है, 2933 किलोमीटर। ये 4-5 फैक्ट हमने देख लिए, इससे भारत का हमें भौगोलिक विस्तार कंप्लीट हो गया कि कितना भारत का भौगोलिक विस्तार है। उसके बाद हम चलते हैं, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है, और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। तो आज हम आपको दिखाते हैं कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कौल। ठीक है, ये इंदिरा कौल है जो लद्दाख में स्थित है। देखिए, पहले यहाँ पे क्या था, ये पहले पूरा जम्मू कश्मीर था, लेकिन अभी इसको UT बना दिया गया है। तो ऊपर वाले हिस्से को लद्दाख, UT मतलब केंद्र शासित प्रदेश, और इस हिस्से को जम्मू एंड कश्मीर बना दिया गया है। ठीक है, तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इंदिरा कौल पॉइंट अब कहाँ है, लद्दाख में। तो पहले जम्मू कश्मीर था, अब लद्दाख में है। ठीक है, तो सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कौल, कौल लिखो यहाँ पे। और सबसे दक्षिणतम पॉइंट है ये जो नीचे आपको दिखाई देता होगा, अगर दिखाई ना दे तो इसे याद कर लीजिए, ऐसे इंदिरा पॉइंट। देखिए ये है इंदिरा पॉइंट सब। और ये कहाँ पर है, तो ये ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार क्या है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणतम हिस्सा। तो उसी ग्रेट निकोबार का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। यही भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोला जाता है। अब हम देखते हैं कि भारत में जो, और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु ये वाला,
ये कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात में इस पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? गौर मोता, या कहीं कहीं पे गौर मोती भी दिया होगा। तो इसको आप ऐसे ही डायग्राम में याद रखें और ये डायग्राम बना लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर 2-1 बार देखेंगे तो ये पूरा याद हो जाएगा। तो ये सबसे पश्चिमी बिंदु हो गया गौर मोती। अब हम चलते हैं सबसे पूर्वी बिंदु पर। तो सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? किबुथु। किबुथु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, एक बात अब यहाँ पे और पूछी जा सकती है कि गुजरात से लेके किबुथु तक जो मानक समय है उसमें कितना अंतर पाया जाता है? मतलब गुजरात में सूर्योदय और अरुणाचल प्रदेश में होने वाले सूर्योदय में कितना अंतर पाया जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में और गुजरात में सूर्योदय में 2 घंटे का अंतर पाया जाता है, तो दिन छुपने का भी 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। मतलब यहाँ सूर्य अगर 5 बजे निकलता है तो यहाँ सूर्य लगभग 7 बजे निकलेगा। तो एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। दूसरी बात ये अरुणाचल प्रदेश में तो हमने चारों बिंदु देख लिए। इंदिरा कॉल जो लद्दाख में है, इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार में है, और फिर हमने देख लिया पश्चिमतम बिंदु गौर मोता जो कहाँ है? गुजरात में, और सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु जो अरुणाचल प्रदेश में। अब हम देखेंगे एक ये रेखा होती है जो तिरछी तिरछी रेखा होती है और जिसका अक्षांश होता है 23 डिग्री 30 मिनट, मतलब 23.5 डिग्री। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत में कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन खूब पूछा जा सकता है। इनको क्रम भी पूछ सकता है कि पश्चिम से पूरब क्रम बताओ या पूरब से पश्चिम क्रम बताओ। तो इनको हम देख लेते हैं एक बार और याद कर लेंगे, फिर दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये गुजरात है, ठीक है, ये राजस्थान है, ये मध्य प्रदेश है। तो 3 ये राज्य इकट्ठे हैं। जो इधर के रहने वाले लोग हैं उनको इन तीनों राज्यों का परिचय होता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये छत्तीसगढ़ मैंने एक बार ही क्यों लिखा है? इसका कारण ये छत्तीसगढ़ है और ये झारखंड है। तो छत्तीसगढ़ से भी होके गुजरती है, झारखंड से भी, फिर यहाँ जाती है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल के बाद 2 पूर्वोत्तर के राज्य हैं, त्रिपुरा और मिजोरम। तो देख लीजिए कितने राज्य हो गए? 3 और 3 6 2 8। मतलब हमारी कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर। और क्रम क्या रहेगा इनका? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और 2 उधर के त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कोई सूत्र नहीं, कुछ नहीं, बस एक बार मैप में देखो और राज्य याद है तो याद होता चला जाता है। इसको बोलते हैं हम कर्क रेखा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सूर्य कर्क रेखा पर कब चमकता है, गर्मी के दिनों में या सर्दियों के दिनों में। ऐसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं जो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अब देखिए मैंने लिख रखा है 82 डिग्री 30 मिनट की ये पूर्वी देशांतर की जो रेखा है जो यहाँ से होकर गुजरती है। इधर देखो, ये इसको हम मानक समय रेखा कहते हैं। कौन सी रेखा कहते हैं? मानक समय रेखा। मानक समय रेखा, हर देश की अपनी मानक समय रेखा होती है। कोई कोई देश अपनी 2-2 3-3, जैसे फ्रांस है वहाँ 10-12 से भी ज़्यादा हैं, वो मानक रेखाएं होती। हमारी एक मानक रेखा है जिसको हमने माना है 82 डिग्री 30 मिनट की। इसको 82.5 डिग्री भी कहते हैं क्योंकि 30 मिनट का आधा डिग्री होता है और 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिए। तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को हमने मान रखा है मानक रेखा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है, पहली बात कि मानक रेखा कितने डिग्री देशांतर है। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है कि मानक रेखा पे कौन कौन से राज्य हैं। तो मानक रेखा पे कौन कौन से राज्य हैं देख लीजिए। एक तो है उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश, फिर एक है मध्य प्रदेश। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ कॉमन है। देखिए छत्तीसगढ़ में ही ये दोनों रेखाएं काट रही हैं। कौन कौन सी? कर्क रेखा और मानक समय रेखा। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी रेखा, दोनों रेखाएं किस राज्य में काटती हैं? छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा में और आंध्र प्रदेश में। तो देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक रेखा। ठीक है, तो मानक रेखा में कितने समय होंगे? मानक 3 और रेखा में 5, तो 5 शब्द मतलब 5 राज्य। ठीक है, ऐसे करके याद कर लो। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश,
छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, यहाँ से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कर्क रेखा और मानक रेखा एक दूसरे को, मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती हैं, तो वो राज्य होगा छत्तीसगढ़। इसीलिए छत्तीसगढ़ को हमने डिब्बे में बंद करके रखा था, पहले छत्तीसगढ़ में काटती हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, अगर उत्तर प्रदेश की परीक्षा देते हो तो ये पूछते हैं कि जो मानक समय रेखा है वो उत्तर प्रदेश के कहाँ से होकर गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश में एक जगह है नैनी कहाँ है, इलाहाबाद के पास में, वहां से होकर गुजरती है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन का आंसर नैनी ना देके मिर्जापुर दिया होगा, तो अगर मिर्जापुर दिया होगा तो नैनी नहीं हुआ। और मिर्जापुर जानते हो कालीन के लिए प्रसिद्ध है, तो कालीन भैया, मुन्ना भैया, मिर्जापुर, ठीक है। तो मिर्जापुर से होकर या नैनी से होकर गुजरती है। अब हमने कर्क रेखा को देख लिया, मकर रेखा को देख लिया, कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है ये देख लिया, किस राज्य में काटती है ये देख लिया। तो यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बनने की उम्मीद है और क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आते हैं हम तट रेखा पे। तट रेखा क्या होती है? जितने राज्यों का हमारा जो तट होता है वो समुद्र से लगता है, तो उस समुद्री रेखा को हम तट रेखा कहते हैं। तट रेखा में हमारे द्वीपों की भी तट रेखा शामिल होगी और राज्यों के भी तट रेखा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे मैंने ये लाल रंग से ऐसे कर रखा है, ये तट रेखा को दिखा रहा है यहाँ से यहाँ तक। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि तट रेखा की कुल लंबाई कितनी होती है। तो तट रेखा की कुल लंबाई 7517 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 7500 किलोमीटर भी दी होगी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होने। लेकिन क्वेश्चन का ऑप्शन एक ही दिया होगा, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन चेक करके देखे हैं। तो 7517, और इसमें द्वीपों की भी तट रेखा शामिल है, ठीक है, केवल राज्यों की नहीं, द्वीपों के भी। अगला होता है कि भाई तटीय राज्य कितने हैं, कितने राज्य हैं भारत में जिनकी तट रेखा किससे लगती है, समुद्र से लगती है। अब देख लो कौन कौन से हैं, 9 मैंने गिनती लिखा दी, गिन के देख लो। पहला है गुजरात, ठीक है, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है छोटा सा बिंदु वाला गोवा, चौथा है कर्नाटक, फिर आ जाएगा केरल, फिर आ जाएगा तमिलनाडु, फिर आ जाएगा आंध्र प्रदेश, फिर आ जाएगा ओडिशा, फिर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य हो गए। मतलब इस तट पर 5 है और इधर 4 हैं। तो ये 9 राज्यों की तट रेखा जो मैंने निशान लगाए हैं, इनकी तट रेखा किस समुद्र तट से मिलती है। मतलब ये 9 राज्य तटीय रेखा वाले राज्य हैं, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है खूब कि सबसे लंबी तट रेखा किसकी है। तो सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, गुजरात राज्य की है। किस राज्य की, गुजरात राज्य की। तो सबसे छोटी तट रेखा भी पूछा जा सकता है। तो सबसे छोटी तट रेखा किसकी है, गोवा वाली बीच पे, गाना सुना है, तो गोवा वाली बीच से याद रखो कि सबसे छोटी तट रेखा किसकी है, गोवा की। और सबसे बड़ी तट रेखा किसकी है, गुजरात की। दोनों गाँव से हैं, ठीक है। तो अभी ये बेसिक जानकारी मैं दे रहा हूँ क्योंकि पहला ही है, तो कम से कम भारत के बारे में दिमाग में डायग्राम बन जाए, ताकि आगे की जो जानकारी है वो पढ़ाएं, ताकि आपको ठीक से समझ में आ पाए। अब चलते हैं नीचे, ठीक है। ये देखो अरब सागर है, ठीक है, ये बंगाल की खाड़ी है, ठीक है। तो भारत के इस साइड में बंगाल की खाड़ी, इस साइड में अरब सागर। अब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अगर यहाँ से आके आप जहाज लेके चलो बंगाल की खाड़ी से, तो इस पतले रास्ते से जो जहाज निकल के अरब सागर में जाएगा, तो इस पतले रास्ते को, पानी के पतले रास्ते को क्या कहेंगे, तो इस पानी के पतले रास्ते को कहेंगे पाक जलडमरू। पाक जलडमरू बोले तो पाक जल संधि। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की खाड़ी को कौन सा जलडमरू जोड़ता है, कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो वो है पाक जल संधि, ठीक है। और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के बीच में काहे की खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये नोक है कन्याकुमारी की, ठीक है। ये कन्याकुमारी भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। वैसे सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, लेकिन मुख्य भूमि का कौन सा दक्षिणतम बिंदु है, कन्याकुमारी। तो यहाँ का डायग्राम आप समझ गए होंगे। ये श्रीलंका है, श्रीलंका के ऊपर वाली नोक होती है जाफना बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, जाफना। तो अरब सागर हो गया, बंगाल की खाड़ी हो गई, कन्याकुमारी हो गई, ठीक है। यहाँ से कन्याकुमारी सुन लिया आपने, और ये मन्नार की खाड़ी भी देख लिया आपने, पाक जल संधि भी देख ली, जहाँ से होके आप जहाज निकालोगे, ठीक है। यहीं पे तो राम सेतु बना हुआ था, तो ये यहाँ से देख लो। अगला हम जो डिस्कस करेंगे वो देखो इधर।
आजकल लक्षद्वीप बहुत चर्चा में है, आपने सुना होगा, ठीक है। क्यों चर्चा में है? करंट न्यूज में देखो, उसमें एक विनियमन लागू हुआ है उसके चक्कर में। तो आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 10 डिग्री चैनल याद करो, 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों के बीच में है? तो ये कार निकोबार और लिटिल ग्रेट कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में है, ठीक है। तो इनके बीच में है। और उसके बाद अब यह 10 डिग्री चैनल बहुत पूछा जाता है, हो सकता है एग्जामिनर अब क्या पूछे आपसे, 8 डिग्री चैनल पूछे या 9 डिग्री चैनल पूछे, ऐसा पूछ सकता है वो। तो देखो इनका क्रम याद रखो, मालदीप, मिनिकॉय और लक्षद्वीप, तीनों का क्रम। सबसे नीचे मालदीप है जिसकी राजधानी क्या है? माले। फिर मिनिकॉय और लक्षद्वीप ये हमारे ही द्वीप है, ठीक है। मालदीप एक देश है जो अरब सागर में स्थित है। अब देखिए लक्षद्वीप और मिनिकॉय, तो हम करेंगे पहले मालदीप। मालदीप और मिनिकॉय के बीच में कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। और मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा है? 9 डिग्री चैनल। तो आपने 8 डिग्री चैनल देख लिया, 9 डिग्री चैनल देख लिया, 10 डिग्री चैनल देख लिया। अब हम देखते हैं अंडमान निकोबार के बारे में जितनी भी जानकारी है उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ये जो चैनल था 10 डिग्री चैनल, इसका निशान गलत लग गया था, ये यहाँ पे होगा लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है। तो हमने याद भी किया था बचपन में, कैसे याद करते थे छोटे पे, कि छोटी सी कार में 10 लोग बैठे बैठ सकते हैं, ठीक है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अब हम इसको डिटेल से समझेंगे। देखिए कौन कौन से द्वीप होते हैं। सबसे ऊपर है उत्तरी अंडमान, ठीक है। उत्तरी अंडमान पर ही अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैंडल पीक, ठीक है, जिसे पल्याण शिखर भी कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में सैंडल पीक। तो इस पूरे द्वीप समूह की, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी पड़ेगी? पल्याण पीक, मतलब पल्याण शिखर मतलब सैंडल पीक। और ये किस द्वीप पर स्थित है ये भी पूछा जा सकता है। तो ऐसे ही डायग्राम में याद रखो कि ये उत्तरी अंडमान पर स्थित है। अब बीच में मध्य अंडमान, फिर दक्षिणी अंडमान। आपसे पूछ सकता है कि ये जो पोर्ट ब्लेयर है, जो अंडमान की राजधानी है, वो किस द्वीप पर स्थित है? तो वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। किस द्वीप पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान पर। अब देखो दक्षिणी अंडमान के बीच और लिटिल अंडमान के बीच मैंने ये जो 2 निशान लगाए हैं, इनका मतलब होता है पास, मतलब यहाँ से होके यहाँ से होके पानी वाला जहाज गुजर सकता है, तो ये पास है। यहाँ से पानी के बीच में थोड़ी जगह होती है, उसको पास बोलते हैं। चैनल से थोड़ा चौड़ाई अधिक हो तो पास। तो यहाँ पर दक्कन पास है। दक्षिण और लिटिल अंडमान के बीच में कौन सा पास है? दक्कन पास है। उसके बाद आ जाओ लिटिल अंडमान और कार निकोबार में। तो ये हो गया लिटिल अंडमान, ये हो गया कार निकोबार, और इसके बीच में कौन सा चैनल है? 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। ये 10 डिग्री चैनल है। 8 डिग्री 9 डिग्री चैनल इधर हो गए और 10 डिग्री चैनल ये हो गया। अब ये हो गया लिटिल अंडमान और ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार पे ही इंदिरा पॉइंट है। एक द्वीप पड़ा होगा, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी भी कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर, लेकिन वो मध्य अंडमान के पूरब में है। किसके है? मध्य अंडमान के पूरब में। तो इतनी सारी जानकारी हमने आपको एक एक पॉइंट में समझाई। एक बार इस डायग्राम को सही से देखें कायदे से, और देखने के बाद फिर समझें। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि भारत का कुल कितना क्षेत्रफल होता है? भारत का कुल कितना क्षेत्रफल है? तो ये देखो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। देखिए इसमें थोड़ी जल्दबाजी हो गई तो कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से वीडियो को देखिए। और एक एक पॉइंट मैंने क्लियर किया है। इन पॉइंट से आपके कम से कम 50 क्वेश्चन बनने की क्षमता है कि कहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन उठा दे और कौन सी लोकेशन से कौन सा क्वेश्चन बनाए। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम भारत के नक्शे के बारे में राज्य वाइज बहुत अच्छे से बताएंगे। अभी ये सामान्य जानकारी थी। धन्यवाद।